आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस एजुकेशनल वीडियो क्लास में हम आपको स्वदेशी आंदोलन के बारे में बताएंगे। स्वदेशी आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चरण था। इस आंदोलन से हमारा राष्ट्रीय आंदोलन उदारवादी चरण से उग्रवादी चरण में प्रवेश कर जाता है। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। किस पृष्ठभूमि में इस आंदोलन का उद्भव होता है, इसके कारण क्या है, पृष्ठभूमि के साथ ही जुड़ा हुआ है। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे। इस आंदोलन का सामाजिक आधार क्या था और कैसे ब्रिटिश शासन ने इस आंदोलन का दमन किया, इन बातों पर विचार करेंगे। और बाद में ये समझेंगे कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन का क्या स्थान है, इसका महत्व क्या है। जैसे पहले आप पढ़ चुके हैं कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन होता है। विस्तृत अध्ययन आप इसके पहले की एजुकेशनल वीडियो क्लास में कर चुके हैं। और ये बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल विरोधी आंदोलन होता है। किस तरह से 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया जाता है। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर लोग रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं। हिंदू मुसलमान एक दूसरे की कलाइयों में राखी बांधते, इस प्रकार का अध्ययन किया है आपने। स्वदेशी आंदोलन इसी बंगाल विरोधी आंदोलन का, जो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन था, उसी का एक विस्तार है, इसी रूप में आप समझेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का ही विस्तार है। अब ये जो स्वदेशी है, इसका अर्थ क्या है? स्वदेशी का अर्थ है कि इसमें दो बातें हैं। एक तो बहिष्कार, और दूसरा स्वीकरण। अब क्या बहिष्कार? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। क्या स्वीकरण? जो यहाँ की देसी वस्तुएं हैं, भारतीय वस्तुएं हैं, भारतीय संस्थाएं हैं, उनका स्वीकरण। और ये जो बहिष्कार प्रस्ताव है, बहिष्कार का जो सुझाव है, स्वदेशी का जो सुझाव है, ये सबसे पहले 3 जुलाई 1905 ईस्वी को कृष्ण कुमार मित्र ने अपने समाचार पत्र संजीवनी में दिया था। समाचार पत्र का नाम था संजीवनी। किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। कब दिया था? 3 जुलाई 1905 को। तो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में ये पूछा जाता है। इसके बाद इसकी जो स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा है वो कब होती है पूछा जाता है। तो वो 7 अगस्त 1905 को होती है, टाउन हॉल में। टाउन हॉल कहाँ पर है? कलकत्ता में है। और यहीं पर बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1905। कहाँ हुई थी? टाउन हॉल कलकत्ता में, बहिष्कार प्रस्ताव का पास करके। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आरंभ में बहिष्कार की अपील की। महत्वपूर्ण प्रकार का तथ्य है। इन्होंने कहा कि जो मैनचेस्टर के कपड़े आप पहनते हैं उसका बहिष्कार करो। जो लिवरपूल का आप नमक खाते हैं उसका बहिष्कार करो। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने मैनचेस्टर के कपड़े और लिवरपूल के नमक के बहिष्कार की अपील की। और इसी अवसर पर आनंद मोहन बोस ने फेडरेशन हॉल की नींव भी रखी। यह भी यहाँ से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रकार का तथ्य है। फेडरेशन हॉल की नींव आनंद मोहन बोस, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बहिष्कार की अपील की। बहिष्कार आंदोलन का, स्वदेशी आंदोलन का आरंभिक नेतृत्व भी करते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये जो स्वदेशी आंदोलन है, ये बंगाल से निकल करके लगभग पूरे देश में, लगभग
आप कह सकते हैं कई क्षेत्रों में ये हुआ था, यानी इसका जो क्षेत्र है वो बंगाल से आगे का था। अब जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपील किया, उदारवादी नेता थे, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश में जो उग्रवादी नेतागण हैं उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को का बड़ी पैमाने पर प्रचार प्रसार किया। जैसे लाला लाजपत राय, अजीत सिंह ने पंजाब में इसका नाम लिखेंगे, आप सब याद करेंगे, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है पंजाब में किसने लोकप्रिय बनाया स्वदेशी आंदोलन को, तो लाला लाजपत राय ने, अजीत सिंह ने पंजाब में। अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एक महत्वपूर्ण नाम है सैयद हैदर रज़ा। हैदर रज़ा दिल्ली में। अगर आप मद्रास की बात करें तो चिदम्बरम पिल्लई, इनका नाम लिखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन को मद्रास प्रेसिडेंसी में किसने लोकप्रिय बनाया, तो चिदम्बरम पिल्लई ने, दिल्ली में हैदर रज़ा ने, पंजाब में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह ने। और इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन को बंगाल से बाहर महाराष्ट्र के क्षेत्र में, पश्चिम भारत के क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक ने लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरह से पूरे देश के बारे में जो तथ्य हैं वो आप याद करेंगे, इनको लिखेंगे, इनकी सूची बनाएंगे। स्वदेशी आंदोलन में एक ब्रिटिश पत्रकार का भी महत्वपूर्ण योगदान है, उसका नाम आप लिख सकते हैं। उनका नाम है H.W. नेविन्सन। H.W. नेविन्सन, ये ब्रिटिश पत्रकार है, इनका योगदान है, इन्होंने भागीदारी इसमें किया था। तो इस प्रकार से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बहिष्कार की अपील की और अन्य नेतागणों ने, जिसकी चर्चा अभी हमने किया है, पूरे देश में इसको लोकप्रिय बनाते हैं। अन्य जो महत्वपूर्ण प्रकार के तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वे हैं कि आचार्य पीसी राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की। जब विदेशी का बहिष्कार शुरू हुआ तो स्वदेशी संस्थाएं, स्वदेशी उद्योग, स्वदेशी कला, ये सब विकसित होने लगता है, तो उससे जुड़े हुए तथ्य आपको याद करना है। बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स, आचार्य पीसी राय। गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शांति निकेतन की स्थापना की और साथ ही साथ स्वदेशी भंडार की भी स्थापना की। सतीश चंद्र मुखर्जी बहुत महत्वपूर्ण नाम है। सतीश चंद्र मुखर्जी, इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की 1898 में। सतीश चंद्र मुखर्जी एक समाचार पत्र है डॉन, उसके संपादक भी थे और इन्होंने एक संस्था भी बनाई थी, उसका नाम था डॉन सोसाइटी। डॉन सोसाइटी के ये संस्थापक भी थे, तो इन दोनों को आप याद करेंगे, सतीश चंद्र मुखर्जी। इसके बाद गुरुदास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किया। 1906 ईस्वी में इम्पॉर्टेंट है, बंगाल नेशनल कॉलेज, बंगाल राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई और इसके जो पहले प्रधानाचार्य हैं, इम्पॉर्टेंट, अरविंद घोष को बनाया गया। बहुत सारे छात्रों को छात्रवृत्ति दे करके जापान भेजा गया उच्च शिक्षा के लिए। जैसे अभी हमने उल्लेख किया कि मद्रास क्षेत्र में चिदम्बरम पिल्लई स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इन्होंने स्वदेशी टीम नेविगेशन कंपनी भी बनाई थी। इसके अलावा चमड़ा जो उद्योग था, उस संदर्भ में विदेशी चमड़े की वस्तुओं के बहिष्कार का जो आंदोलन है और इससे जुड़ा हुआ जो एक बड़ा नाम है वो है अब्दुल हलीम गजनवी का। अब्दुल हलीम गजनवी ने स्वदेशी चमड़ा उद्योग की शुरुआत किया और विदेशी चमड़े के बहिष्कार का इन्होंने अपना एक आंदोलन चलाया। इसके अलावा भी जो महत्वपूर्ण प्रकार के तथ्य हैं वो पंजाब से एक जुड़ा हुआ है, उसको आप नोट कर लेंगे। पंजाब में चीनी, विदेशी चीनी के विरुद्ध आंदोलन चला। आपसे पूछा जाता है कि विदेशी चीनी के विरुद्ध आंदोलन कहाँ चला, तो आप बताएंगे पंजाब में।
पंजाब में जो रावलपिंडी का इलाका है, वर्तमान ये पाकिस्तान में पड़ता है, रावलपिंडी का इलाका है, यहाँ के दुकानदारों ने कहा कि हम विदेशी चीनी नहीं बेचेंगे। तो विदेशी चीनी का बहिष्कार कहाँ के दुकानदारों ने किया था? रावलपिंडी के दुकानदारों ने किया था। मुल्तान जो अभी पाकिस्तान में है, मुल्तान के जो मंदिर हैं, इन मंदिर के पुजारियों ने कहा कि हम विदेशी चीनी से बने हुए प्रसाद को ग्रहण नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। तो पंजाब क्षेत्र में विदेशी चीनी का आंदोलन शुरू हुआ। रावलपिंडी के दुकानदारों ने विदेशी चीनी बेचने से इनकार कर दिया और मुल्तान के पंडितों ने, मुल्तान के पुजारियों ने विदेशी चीनी के बने प्रसाद को लेने से इनकार कर दिया। तो महत्वपूर्ण प्रकार के तथ्य हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, आप इनको लिखेंगे। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव साहित्य के क्षेत्र में पड़ता है। हमारे बहुत सारे महानुभावों ने, बहुत सारे लोगों ने देशभक्त से भरे हुए कुछ गीत लिखे, लेख लिखे। उनमें कुछ नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा नाम है रजनीकांत सेन, और एक नाम और लिख सकते हैं, मुकुंद दास तथा सैयद अबू मुहम्मद। सैयद अबू मुहम्मद ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने देशभक्ति से पूर्ण गीतों की रचना की। रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद, तो ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव गहरा पड़ता है हमारे समाज में, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अगर आप कला के क्षेत्र में देखें तो कला में जो विदेशी कला का प्रभाव है, इसका भी बहिष्कार होता है। और एक नाम आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्र नाम लिख लेंगे सभी विद्यार्थी, अवनींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने क्या किया कि जो विदेशी प्रभाव है कला में, उसका इन्होंने उससे किनारा किया और जो भारतीय पारंपरिक कला है उसके आधार पर इन्होंने रचनाएं करनी प्रारंभ की। तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रकार का नाम हो जाता है। तो ये कैसे, किन परिस्थितियों में शुरू होता है, कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनकी चर्चा अभी हमने की। अब हम स्वदेशी आंदोलन के सामाजिक आधार की चर्चा करेंगे। स्वदेशी आंदोलन, जैसे अभी हमने चर्चा किया कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी उदारवादी हैं और उसके बाद जो उग्रवादी नेतागण हैं उन्होंने इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। तो उग्रवादी नेतागणों की विचारधारा क्या थी कि इन्होंने जन सहभागिता पर बल दिया था, जनता को जोड़ने पर इन्होंने बल दिया था। उदारवादियों ने संवैधानिक राजनीति की थी, अनुनय विनय, आवेदन पत्र देना, प्रार्थना पत्र देना। तो इसके अनुसार इन्होंने धरने, जुलूस, प्रदर्शन, इस प्रकार के हथियार अपनाए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो ये इस आंदोलन में निम्न मध्य वर्ग की भागीदारी हुई। एक बड़ी बात थी सामाजिक आधार के संदर्भ में कि राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़ी संख्या में निम्न मध्य वर्ग के लोग भागीदारी कर रहे हैं। विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि विद्यार्थी पहली बार किस आंदोलन से जुड़े? स्वदेशी आंदोलन से। पहली बार महिलाओं की भूमिका है कि पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन से महिलाएं जुड़ती हैं, यह भी एक विशेष प्रकार का तथ्य है। व्यावसायिक वर्ग इसका समर्थन करता है, लेकिन जो किसान हैं, मजदूर हैं, इनकी सीमित भूमिका है इस आंदोलन में। मजदूरों ने जैसे कलकत्ता बंदरगाह में हड़ताल किया था, एक महत्वपूर्ण प्रकार का तथ्य है मजदूर वर्ग के संदर्भ में। और दूसरा एक ये भी है कि जब तिलक को गिरफ्तार किया जाता है तो मुंबई के मजदूरों ने हड़ताल कर दी, और मुंबई के मजदूरों ने जो हड़ताल कर दी, मुंबई के मजदूरों ने जो हड़ताल किया, वह पहली भारत में मजदूरों की संगठित हड़ताल थी। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य था। तो सामाजिक आधार में जो बातें हैं
उसके बाद हम स्वदेशी आंदोलन के दमन के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने आपको बताया, उदारवादी और उग्रवादी इन दोनों में वैचारिक मतभेद हैं। उदारवादी जो हैं वह स्वदेशी आंदोलन को सिर्फ बंगाल में रखना चाहते हैं, वहीं उग्रवादी नेतागण इस आंदोलन को पूरे देश में ले जाना चाहते हैं और इस बात को लेकर दोनों में मतभेद हो जाता है और इस मतभेद के परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन पर, राष्ट्रीय आंदोलन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप सूरत विभाजन हो जाता है। अंग्रेजों को अवसर हो जाता है। अंग्रेज तो डिवाइड एंड रूल पर विश्वास करते ही करते थे और जैसे ही कांग्रेस के नेताओं में ये मतभेद पैदा हो जाते हैं, विभाजन हो जाता है, वैसे ही अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने दमन करना शुरू कर दिया। बाल गंगाधर तिलक को जेल भेज दिया। 6 वर्ष की जेल हो गई। पूछा जाता है आपसे कि कितने वर्ष की जेल हुई? 6 वर्ष की जेल हुई। कहाँ पर भी रखा गया बाल गंगाधर तिलक को? तो मांडले जेल में। मांडले जेल कहाँ है? म्यांमार में। लाजपत राय, अजीत सिंह एवं बंगाल के 9 नेताओं को देश से बाहर कर दिया। अरविंद घोष जो महत्वपूर्ण नेता थे स्वदेशी आंदोलन के और उग्रवादी दल के, उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और वो पांडिचेरी पलायन कर जाते हैं। जो समाचार पत्र उस समय स्वदेशी की भावना का, राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन कर रहा था, उन पर भी करारा प्रहार किया। जैसे एक अखबार था संध्या, आपसे ये अलग से भी पूछे जाते हैं समाचार पत्र और उनके संपादक। अभी एक डॉन समाचार पत्र का हमने उल्लेख किया था और सतीश चंद्र मुखर्जी के संदर्भ में, आप उसको नोट कर लेंगे। तो संध्या समाचार पत्र, इसके संपादक थे ब्रह्म बंधु उपाध्याय। इन पर मुकदमा चलाया गया और मुकदमे के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। तो आंदोलन को एक गहरा आघात पहुंचता है। जैसे एक अखबार था काल और काल के संपादक थे परांजपे। पूछा जाता एग्जाम में, काल समाचार पत्र के संपादक कौन थे? परांजपे। इनको 19 महीने की जेल हुई। 19 महीने की जेल हुई। और इसी तरह से जो कलकत्ता कांग्रेस है, कलकत्ता कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था और ये अधिवेशन हो रहा था बारिसाल में। नोट कर लेंगे, बारिसाल, बारिसाल में हो रहा था। किसके नेतृत्व में हो रहा था? अब्दुल रसूल के नेतृत्व में हो रहा था। इसका ब्रिटिश सरकार ने कठोरता से दमन किया। तो इस प्रकार से स्वदेशी आंदोलन का ब्रितानी सरकार ने दमन किया। फूट डालो राज करो की नीति का प्रयोग किया। हिंदू मुस्लिम के मध्य बहुत ज़्यादा फूट डलवाने की कोशिश की और जो मुस्लिम लीग की स्थापना भी आपको पता होगा, अलग से क्लास ली जाएगी। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। ये ब्रिटिश सरकार के प्रोत्साहन से ही बनी थी कि किस तरह से स्वदेशी आंदोलन को, राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर किया जाए और एक प्रकार से काफ़ी कमज़ोर कर देते हैं, स्वदेशी आंदोलन का दमन कर देते हैं। फिर भी स्वदेशी आंदोलन समाप्त नहीं होता। थोड़े बहुत पैमाने पर ये पूरे भारत में विद्यमान रहता है और इसका परिणाम आप देखते ही हैं कि बंगाल विभाजन को लेकर के शुरू हुआ था, अंततः बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। दिल्ली दरबार में, जो कि 1911 ईस्वी में, दिसंबर 1911 ईस्वी में हुआ था, उसमें रद्द कर दिया जाता है। अब जहाँ तक स्वदेशी आंदोलन के, राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में महत्व की बात है, तो उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन पहला आंदोलन था
जिससे बड़े पैमाने पर लोग मिले। यानी आप ये कह सकते हैं, जन आंदोलन तो नहीं कह सकते, बहुत स्पष्ट ध्यान में रखना। जन आंदोलन की अवधारणा गांधी जी से जुड़ी हुई है, उपयुक्त अवसर पर बताया जाएगा। जन आंदोलन तो नहीं कह सकते, लेकिन जन आंदोलन की दिशा में एक बड़ा कदम था स्वदेशी आंदोलन, ऐसा आप कह सकते हैं। दूसरी बात जो आप ये कह सकते हैं कि जो वंदे मातरम आपका गीत है, इस वंदे मातरम गीत को लोकप्रिय बनाया इसी स्वदेशी आंदोलन ने। ये राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रकार से नारा बन गया। तीसरी बात आप कह सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से जो सामाजिक जागृति है, जो सांस्कृतिक जागृति है, और जो राजनीतिक जागृति है, वो बड़े पैमाने पर आती है। अब राष्ट्रीय आंदोलन में एक उत्साह आ जाता है, एक उमंग आ जाता है, और राष्ट्रीय आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर जाता है। वो चरण क्या है? वो चरण है उदारवादी से उग्रवादी चरण में। अब यहाँ पर जन सहभागिता पर बल है, धरने है, प्रदर्शन है, जुलूस है, बहिष्कार है, स्वदेशी है, इस प्रकार की बातें। तो एक नए चरण में हमारा आंदोलन प्रवेश कर जाता है।